बीन भी पढ़ लिए, में डिक्शनरी शब्दकोश पढ़ लिए। अब देखते हैं विश्वकोश इनसाइक्लोपीडिया देखते हैं। साइक्लोपीडिया विश्वकोश। विश्वकोश। साइक्लो याद करिए इंग्लिश में साइकिल से का आदमी गिर जाता है, तो ग्रीक हो गया ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा कौन सा ग्रीक भाषा? तो ये बनल है इन साइक्लोस लोस से बना है। इन की साइक्लोन होगा, इन के वाई सी वाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है के वाई। इन के वाई किलोस यानी इन साइक्लोस पेडिया से बना है ना। इंसाइक्लोपीडिया जिसका अर्थ होता है समान शिक्षित। देखे इन के वाई लिखा है ना, इन के वाई लगेगा आप के आई एल ओ एस। इनकी किलोस, इनकी किलोस से बना है। इनकी किलोस पेडिया से बना है, जिसका अर्थ होता है समान शिक्षा। इसको बोलते हैं इंसाइक्लोस पेडिया, समान शिक्षा होता अर्थ होता है। विश्वकोश क्या है? इंसाइक्लोपीडिया क्या है? ज्ञान का व्यवस्थित सार है। ज्ञान का व्यवस्थित सार है। ज्ञान से नाम आता तो देखिए विश्व का पहला ज्ञान विश्वकोश। विश्व का पहला ज्ञान विश्वकोश कौन है? तो ज्ञान ज्ञात है, ज्ञात विश्वकोश लिखने वाला बुक जो लिखले था अरस्तु लिखा था। बुक का नाम है विश्व का पहला ज्ञात विश्वकोश। ज्ञात विश्वकोश का है, पहला विश्व का है, जो लिखले था कौन? अरस्तु, जो पिता कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया का। तो विश्वकोश ग्रीक भाषा से बना है, इनकी किलोस पेडिया से बना है, यानी इन साइक्लोस भी लोस दे देगा। समान शिक्षा होता है। ज्ञान का व्यवस्थित सार कहते हैं इसको। ज्ञान का व्यवस्थित सार है विश्वकोश, क्योंकि विश्वकोश से तो जाहिर सी बात है ज्ञान का तो व्यवस्थित सार रहेगा, वही व्यवस्थित सार। सूचना का द्वितीय स्रोत है, सेकेंडरी स्रोत है सूचना का द्वितीय स्रोत। विश्वकोश में आम आदमी के लिए समान जानकारी देता है। आम आदमी जो रहता है, आम आदमी के समान जानकारी देता है। और विशेषज्ञों विषय संबंधी की जानकारी हो सकती है। पूछे विश्वकोश में क्या हो सकता है? तो विश्वकोश में आम आदमी के समान जानकारी हो सकता है, और विशेषज्ञों के लिए विशेषज्ञ जो रहता है स्पेशलिस्ट, उनके विषय संबंधित जानकारी भी हो सकता है। विश्वकोश में विषय या विशिष्ट विश्वकोश है। विश्वकोश क्या है? विश्वकोश है लेकिन कैसा? विषय या विशिष्ट। क्यों? विशेषज्ञों के विषय संबंधी जानकारी देता है, उससे चलते विषय विशिष्ट विश्वकोश हो सकता है। विश्व का पहला ज्ञात विश्वकोश कौन है? तो विश्व का पहला ज्ञात विश्वकोश लिखने वाला व्यक्ति था। ज्ञात विश्वकोश लिखने वाला अरस्तु। ज्ञात विश्वकोश लिखने वाला अरस्तु है। यही ज्ञात विश्वकोश पहला विश्व का, जो विश्व का पहला ज्ञात विश्वकोश लिखा था अरस्तु, जो विश्वकोश का पिता इंसाइक्लोपीडिया का बाप है। पिता कहेगा तो अरस्तु जी है। वही अरस्तु जो विश्व का पहला ज्ञात विश्वकोश लिखा अरस्तु को ही पिता कहते हैं विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया का। अरस्तु है पिता। विश्वकोश प्रदान करता है। विश्वकोश है क्या प्रदान करता है? तो प्रदान करता है, महत्वपूर्ण याद कर लेना है, अष्टालगल है। तैयार संदर्भ सूचना तैयार करता है। तैयार संदर्भ सूचना, रेडी रेफरेंस इन्फॉर्मेशन देता है। तैयार संदर्भ सूचना देता है। समान पृष्ठभूमि सूचना देता है। समान पृष्ठभूमि सूचना देता है। अनुसंधान पूर्व सूचना देता है। तैयार संदर्भ सूचना, समान पृष्ठभूमि सूचना, अनुसंधान पूर्व सूचना देता है विश्वकोश के प्रकार देखा जाए तो विश्वकोश का प्रकार देखा जाए तो दो प्रकार से होता है, समान और विशिष्ट कहो या विषय कहो। क्यों? क्योंकि यह विश्वकोश जो है विषय या विशिष्ट विश्वकोश है, और जो विषय विशिष्ट है तो दूसरा प्रकार आता है विषय विशिष्ट विश्वकोश। समान विश्वकोश और विशिष्ट या विषय विश्वकोश है, यह दूसरा प्रकार है विश्वकोश का। तो समान में जानकारी देता है। समान के प्रकार देखा जाए क्या इसका प्रयोग होता है।
तथ्यों, चित्रों, जीवनी, भौगोलिक। तथ्यों के, चित्रों के, जीवनी के, भौगोलिक, ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करता है। समान विश्वकोश है जनरल इंसाइक्लोपीडिया जो है तथ्यों के, चित्रों के, जीवनी के, भौगोलिक, ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करता है। समान ज्ञान को समृद्ध करता है। जो समान ज्ञान है, सामान्य विश्वकोश न है तो सामान्य ज्ञान को ही समान विश्वकोश है तो सामान्य ज्ञान को समृद्ध करता है, अच्छा करता है। ज्ञात विषय पर जानकारी प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि विश्वकोश का नाम है ज्ञान का व्यवस्थित सार है, ज्ञान का व्यवस्थित सार है, इसलिए सामान्य में आता है ज्ञात विषय पर जानकारी प्रदान करता है। यही ज्ञात से नाम आता है। तो विश्व का पहला ज्ञात विश्वकोश कौन लिखा? तो विश्व का पहला ज्ञात विश्वकोश अरस्तु लिखा, जो बाप है एनसाइक्लोपीडिया का, वही है। ज्ञात विषय पर जानकारी प्रदान करता है। समान विश्वकोश किसका जानकारी देता है? ज्ञात विषय पर जानकारी देता है। स्वयं को शिक्षित करने में मदद भी करता है। स्वयं जो रहता है स्वयं को शिक्षित भी करता है। समान में क्या कहते हैं? तथ्य, चित्र, जीवनी, भौगोलिक। तथ्य, चित्र, जीवनी, भौगोलिक, ऐतिहासिक की जानकारी देता है। समान ज्ञान को समृद्ध करता है। ज्ञात विषय पर ज्ञान को समृद्ध करता है, और भी समान ज्ञान को और वही ज्ञात विषय पर जानकारी भी देता है। स्वयं को शिक्षित भी करता है। ज्ञात विषय पर जानकारी देगा तो जाहिर सी बात है स्वयं को शिक्षित करेगा। इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ये जो है विश्वकोश है ना, विश्वकोश जो है विवरणात्मक सूचना यानी डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का सही स्रोत है। विवरणात्मक सूचना प्राप्त करता है। विवरणात्मक सूचना प्राप्त करने का सही स्रोत है ना। विश्व का प्रथम वैज्ञानिक विश्वकोश, ये तो कहा था विश्व का पहला ज्ञात विश्वकोश अरस्तु ने लिखा था, जो बाप है। यह है विश्व का प्रथम भी है, लेकिन ज्ञात विश्वकोश था। ज्ञात विश्व की जगह वैज्ञानिक विश्वकोश है ना। ज्ञात की जगह पर वैज्ञानिक विश्वकोश पहला कौन है? नेचुरलिस हिस्टोरिया है। पूछेगा विश्व का प्रथम वैज्ञानिक विश्वकोश। विश्व का प्रथम वैज्ञानिक विश्वकोश नेचुरलिस हिस्टोरिया है। नेचुरलिस हिस्टोरिया जो है कौन लिखा था? प्लिनी द एल्डर ने लिखा था। प्लिनी द एल्डर ने लिखा 77 ईस्वी में लिखा था। 77 ईस्वी में लिखा, 77 में लिखा था, तो 40 कम कीजिएगा तो 37 हो जाएगा। 37 7 के साथ 3 7 में 4 37 वॉल्यूम के साथ हल था। प्लिनी द एल्डर ने लिखा नेचुरलिस हिस्टोरिया लिखा, तो प्लिनी द एल्डर 77 ईस्वी में लिख ले था, 37 वॉल्यूम में था। अंग्रेजी इसी का नेचुरलिस हिस्टोरिया जो था हिस्टोरिया, तो बन जाता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? तो अंग्रेजी अनुवाद नेचुरल से होता, नेचुरलिस होता नेचुरल, हिस्टोरिया से हिस्ट्री होता, हिस्टोरिया से हिस्ट्री होता। नेचुरल हिस्ट्री जब बनता है तो 37 वैल्यू में था ना, तो होता 10 वैल्यू। तो क्या कहते हैं हम लोग, एक बार फिर से विश्व को एनसाइक्लोपीडिया ग्रीक भाषा इंके किलोस पेडिया से बना है। समान शिक्षा होता है इसका अर्थ, समान शिक्षा, या इनसाइक्लोस भी हो सकते हैं, समान शिक्षा। यही ना समान विश्वकोश में आता है, स्वयं शिक्षित करता है और समान ज्ञान को समृद्ध करता है। चलिए देखते हैं। ज्ञान का व्यवस्थित सार है विश्वकोश। क्या है? ज्ञान का व्यवस्थित सार है। इन ग्रीक भाषा से है, साइकिल पर गिरता है तो ग्रीक हो गया। इनके किलोस्पेडिया यानी कि इनसाइक्लोपीडिया अर्थ होता है समान शिक्षा। ज्ञान का व्यवस्थित सार है। सूचना का द्वितीय स्रोत है, सूचना का सेकेंडरी स्रोत है। आम आदमी विश्वकोश में आम आदमी जो रहता है उसकी समान जानकारी देता है। आम आदमी है तो जाहिर सी बात है आम जानकारी देगा, समान जानकारी। विशेषज्ञों के लिए विषय संबंधी जानकारी भी देता है। विषय विशिष्ट विश्वकोश है। अब विषय विशिष्ट कोश भी है। विश्व का पहला ज्ञात विश्वकोश, तो ज्ञात विश्वकोश विश्व का पहला अरस्तु ने लिखा था,
जो इंसाइक्लोपीडिया का बाप है। पिता भी इंसाइक्लोपीडिया का बाप अरस्तु है। विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया प्रदान करता क्या क्या? तो स्टार लगा याद कर लेना है। तैयार संदर्भ सूचना, तैयार संदर्भ, समान पृष्ठभूमि, अनुसंधान पूर्व सूचना देता है। फिर है इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश जो है विवरणात्मक सूचना प्रदान करने का सही तरीका स्रोत है। मैंने डिस्क्रिप्शन सूचना प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर विवरणात्मक सूचना प्राप्त करना है तो विश्वकोश से प्राप्त होता है ना। विश्व का प्रथम वैज्ञानिक विश्वकोश, तो वैज्ञानिक कहेगा तो वैज्ञानिक विश्वकोश विश्व का प्रथम नेचुरलिस हिस्टोरिया है, जो लिखा था प्लिनी द एल्डर लिखा था। प्लिनी द एल्डर 77 इसमें लिखा। 37 वॉल्यूम था। यही नेचुरल हिस्टोरिया है, इसका अंग्रेजी अनुवाद करके नेचुरल हो जाता है। नेचुरलिस होता है नेचुरल हिस्टोरिया होता है हिस्ट्री बनता है। 77 वॉल्यूम था, तब 10 वॉल्यूम हो जाता है। नेचुरल हिस्ट्री में 10 वॉल्यूम आता है। सामान्य विश्वकोश अब विशिष्ट या विषय विश्वकोश दो भाग में बच जाता है। विश्वकोश प्रकार देखा जाए सामान्य और विशिष्ट या विषय विश्वकोश। इंसाइक्लोपीडिया में सामान्य विश्वकोश का प्रकार देखा जाए तथ्य, चित्र, जीवनी, भौगोलिक, ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करता है। सामान्य ज्ञान को समृद्ध करता है। सामान्य जो ज्ञान है उसको समृद्ध करता है। ज्ञात विषय पर जानकारी देता है। ज्ञात जो विषय उस पर जानकारी देता है। स्वयं को शिक्षित करने में मदद करता है। सामान्य विश्वकोश तथ्यों, चित्रों, जीवनी, भौगोलिक, ऐतिहासिक जानकारी देता है। सामान्य ज्ञान को समृद्ध करता है। ज्ञात विषय पर जानकारी देता है। स्वयं को शिक्षित करता है। अब वही विश्वकोश के एग्जाम्पल देखते हैं। इनसाइक्लोपीडिया सेप्टम टोमिस टोमिस डेस्टिनक्टा है। मैंने इनसाइक्लोपीडिया सेप्टम टोमिस डेस्टिनक्टा के लिखा। सेप्टम साइक्लोपीडिया तो जाने रहे विश्वकोश है। सेप्टम टोमिस डेस्टिनक्टा के लेखक जोहान हेनरिक है। जोहान हेनरिक वर्ष 1630 ईस्वी में प्रकाशक हॉल था। सेप्टम टोमिस डेस्टिनक्टा जो है जोहान हेनरिक 1630 में प्रकाशन हॉल था। 1630 में इसमें विषय वस्तु को 7 वर्गीकृत शीर्षकों में, इसमें सेप्टम टोमिस डेस्टिनक्टा जो है इसमें देखा जाए विषय वस्तु, जो भी विषय वस्तु रहता है उस विषय वस्तु को 7 गो वर्गीकृत शीर्षक में, कितने शीर्षक में? 7 गो वर्गीकृत शीर्षक में व्यवस्थित करके मैंने सजा करके विश्वकोश, तो विश्वकोश है ये, तो विश्वकोश शब्द को आधुनिक अर्थ में प्रयोग किया। कौन सा अर्थ में? आधुनिक अर्थ में। कुछ नहीं है। सेप्टम टोमिस डेस्टिनक्टा के लेखक पूछेगा तो एक प्रकार का विश्वकोश है। लेखक जोहान हेनरिक है। 1630 में प्रकाशन हॉल था। इसमें विषय वस्तु जो रहता है उसको 7 वर्गों में, 7 वर्गीकृत शीर्षक में बांट देते हैं। अब बाढ़ करके व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करके वही विश्वकोश सही है। तो विश्वकोश शब्द को आधुनिक अर्थ में, जो अभी प्रेजेंट में जो अर्थ निकल रहा है विश्वकोश का, वही विश्वकोश शब्द को आधुनिक अर्थ में प्रयोग करते हैं। जब आल था तो इसमें वॉल्यूम 35 होता। सेप्टम टोमिस डेस्टिनक्टा के वॉल्यूम का संख्या 35 को वॉल्यूम था। फिर दूसरा एग्जांपल है विश्वकोश का लेक्सिकॉन टेक्निकम टेक्निकम लेक्सिकॉन डिक्शनरी वाला में भी था ना, डिक्शनरी का भी भाग है लेक्सिकॉन। तो हम लोग लेक्सिकॉन टेक्निकम खाली कहेगा तो टेक्निकम विश्वकोश का एग्जाम्पल है। दूसरा नाम इसका लेक्सिकॉन टेक्निकम का दूसरा नाम कहीं कहता है लेक्सिकॉन टेक्निकम देगा, नहीं तो फिर दूसरा नाम देगा यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी में अबे करता है। डिक्शनरी का उपनाम है लेक्सिकॉन भी। यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट एंड साइंस।
आर्ट एंड साइंस नाम इसका। कहीं कहते हैं लेक्सिकॉन टेक्निकम दिया तो ठीक है, विस्कोस है, और नहीं तो फिर इसका दूसरा नाम देगा लेक्सिकॉन टेक्निकम का दूसरा नाम यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट एंड साइंस नाम है इसका, जो जॉन हैरिस ने इसका प्रकाशन किया था 1704 में। ये हॉल था सेप्टम टॉमिस डिस्टिनक्टा इनसाइक्लोपीडिया, जो 1680 में जोहान हेनरिक का लेता, 1630 में जोहान हेनरिक। ये है ये है 1704 में, 1600 के बाद इसे आइए 1704 जॉन हेनरिक। इनमें जोहान हेनरिक है, जॉन हेनरिस है, जॉन हैरिस है, जोहान हेनरिक है, वो जॉन हैरिस है, 1704 में। प्रथम व्यक्ति था जॉन हैरिस, जो था जॉन हैरिस प्रथम व्यक्ति था किस चीज में, तो विशेषज्ञों से लेखक लिखवाया। जो भी विषय से संबंधित जो भी विशेषज्ञ था वो विशेषज्ञ को बुलाया और लेख लिखवाया और ग्रंथ सूची लिखवा करके शामिल किया लेक्सिकॉन में। विषय विशेषज्ञों से लेख लिखवाए और ग्रंथ सूची को शामिल करवाया, किसमें, तो इसमें टेक्निकल में, लेक्सिकॉन में। विश्वकोश के लिए ठीक है, विषय विशेषज्ञों से तो लेख लिखवाया और ग्रंथ सूची को शामिल किया, लेकिन विश्व कोश के लिए क्या किया, मैंने इनसाइक्लोपीडिया के लिए स्कूल ऑफ थॉट के विचार और क्रॉस संदर्भ का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था। विश्व कोश के लिए कौन सा व्यक्ति था, तो स्कूल ऑफ थॉट के विचार क्रॉस संदर्भ का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था। पूछेगा विश्व कोश के लिए स्कूल ऑफ थॉट किस लिए था, तो अब विश्व कोश के लिए था। क्या था विश्व कोश के लिए, स्कूल ऑफ थॉट के विचार जो था उसको क्रॉस संदर्भ का प्रयोग करने वाला, विचार और क्रॉस संदर्भ का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था जॉन हैरिस था। तो जॉन हैरिस क्या करते हैं, लेक्सिकॉन टेक्निकम इनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश है, इसका दूसरा नाम है लेक्सिकॉन टेक्निकम का दूसरा नाम है यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट एंड साइंस। 1704 में इसका प्रकाशन हल था, जॉन हैरिस द्वारा हल था। 1704 में जॉन हैरिस ने प्रथम व्यक्ति था कि विषय विशेषज्ञों से लेख लिखवाया और ग्रंथ सूची को लिखवा कर लेक्सिकॉन टेक्निकल में शामिल किया। प्रथम व्यक्ति और चीज में था कि विषय विशेषज्ञों से तो लेख लिखवाया, ग्रंथ सूची लिखवाया। अब विश्व कोश के लिए स्कूल ऑफ थॉट के विचार और क्रॉस संदर्भ का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति भी था। विश्व कोश के लिए जॉन हैरिस किसके लिए प्रथम व्यक्ति था, तो विश्व कोश के लिए था। क्या विश्व कोश के लिए स्कूल ऑफ थॉट के विचार क्रॉस संदर्भ का प्रयोग, स्कूल ऑफ थॉट के विचार क्रॉस संदर्भ का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था। कौन, जॉन हैरिस। विश्व कोश के लिए स्कूल ऑफ थॉट के विचार और क्रॉस संदर्भ का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था जॉन हैरिस, स्कूल ऑफ थॉट के विचार के लिए। तीसरा एग्जाम्पल है विश्व कोश के इनसाइक्लोपीडिया एंड ब्रिटेनिका। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो 32 वैल्यू में 15 रिवाइज एडिशन के अनुसार में आया था। देखिए इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 32 वैल्यू में 1 2 3 4 से कितने का टोटल 32 वैल्यू में है, 15वां रिवाइज एडिशन के अनुसार। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है 32 वैल्यूम के साथ आया था 15वां रिवाइज एडिशन के अनुसार। लेकिन हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट, देखिए 32 वैल्यूम के साथ आया था 32 वैल्यूम। फर्स्ट एडिशन जो इसका बाल था 1768 से 1771 के बीच में था, 3 वैल्यूम के साथ आया था। तो पहला एडिशन कब आया था, फर्स्ट एडिशन 1768 से 68 में पहला वैल्यूम आया था और 1771 में दूसरा वैल्यूम आया, यानी कि 68 से 71 भी देगा ऑप्शन में, तो 3 वॉल्यूम मार देना है। पूछेगा इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के पहला एडिशन का बाल था
पहला 1768 से 1771 देगा। काल पूछेगा तो 1768 से 71, 3 वर्ष का अंतर है। 68 3 71 तक। अब उसमें न देगा तो कितना वैल्यू में आल था? 1768 से 71 के बीच में 3 वैल्यू में था। 68 में अब दोनों ऑप्शन में देगा तो 1768 का पहला मारना है, और 68 ना देगा तो 17 से 71 मारना है। जब दोनों दल रहेगा तब 68, नहीं दल रहता 71, दोनों से कोई एक दल रहेगा, नहीं तो फिर 1768 से 71 के ऐसी दल रहेगा काला। जब 1768 में आया था तो एक वैल्यू के साथ था, एक वैल्यू, और 71 में दूसरा वैल्यू में आएगा, 2 वैल्यू में आया तो 2 और 1 3 वैल्यू ना हो गया, टोटल 3 वैल्यू हो गया। इनसाइक्लोपीडिया जब पहला एडिशन जो आया था, पहला एडिशन का बात हो रहा है, पहला एडिशन के बात हो रहा है, लिखा है 13। किसके द्वारा लिखा गया था? एंड्रयू बेल के द्वारा लिखा गया था 1768 में, पहला वैल्यू के साथ। एंड्रयू बेल के द्वारा प्रकाशित हुआ था, पहला एडिशन कहेगा तब एंड्रयू बेल। 14वां एडिशन देगा तो 1929 में था, 1929 में 1700 के बाद 1929 में 14 होल था। 15वां था 14 जब 1929 में था तो 15 आ गया था 1974 में। 15वां पूछता है, 15वां के प्रकाशक जब पहला एडिशन 68 में था 71 तक तो एंड्रयू बेल था, तो 15वां का प्रकाशक बाय बेटोन था। एंड्रयू बेल था। ये 15वां प्रकाशक बाय बेटोन फाउंडेशन था बेटोन फाउंडेशन। और इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, ब्रिटानिका आइंक। कुछ 15वां एडिशन जानते हैं तो कब आया? 1974 में। 1974 में आया तो प्रकाशक कौन था? प्रकाशक बेटोन फाउंडेशन था, बेटोन फाउंडेशन। और इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आइंक था। सवाल था तो कितने एडिशन के साथ आया था? 15वां। तो 15वां आया था 30 वॉल्यूम के साथ आया था। वॉल्यूम 30 था और 3 भाग में बटल था। 3 भाग में था। 3 भाग कौन कौन था? तो सुनिए। प्रोपेडिया में आया था, एक वॉल्यूम के साथ आया था। माइक्रो जब भाग आया था, माइक्रो क्रम से याद कर लेना, क्रम से। प्रोपेडिया एक वॉल्यूम, माइक्रो 10 वॉल्यूम के साथ, और माइक्रो 19 वॉल्यूम, 19 एक 10 20 और 10 30 वॉल्यूम हो गया। जब प्रोपेडिया आयल था एक वॉल्यूम के साथ तो सेट के लिए मार्गदर्शिका का काम करता था। सेट के लिए मार्गदर्शिका का काम करता है और ज्ञान की रूपरेखा को दर्शाता भी है। ज्ञान के जब भी रूपरेखा है उस रूपरेखा को दर्शाता है ज्ञान के। प्रोपेडिया जैसे मैक्रोपीडिया, यही मैक्रोपीडिया है। मैक्रोपीडिया में लेखों का योजनाबद्ध परिचय कराता है। मैक्रोपीडिया जो होता है, माइक्रोपीडिया, ओकरा में लेखों का योजनाबद्ध कराता है। तो क्या देखे, प्रोपेडिया में एक वैल्यू था, सेट के लिए मार्गदर्शक काम करता है, सेट के लिए मार्गदर्शक, और ज्ञान की रूपरेखा का दर्शाता है, ज्ञान की रूपरेखा को दर्शाता है। मैक्रोपीडिया में लेखों का योजनाबद्ध परिचय कराता है। मैक्रोपीडिया के लेखक को योजनाबद्ध परिचय कराता है प्रोपेडिया। तो 20 कोर्स के अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इनसाइक्लोपीडिया सेप्टम टॉमिस डिस्टिनाक्टा। सेप्टम टॉमिस डिस्टिनाक्टा लेखक था जोहान हेनरिक 1630 में। विषय वस्तु को 7 वर्गों में बांट करके शीर्षकों में 7 वर्गीय शीर्षकों में बांटा और व्यवस्थित करके विश्वकोश शब्द को आधुनिक अर्थ में बदल देता है प्रक्रिया। 35 वॉल्यूम के साथ था, 35 वॉल्यूम। सेप्टेम्बर 12 था, 35 वॉल्यूम के साथ था। लेक्सिकॉन टेक्निकम दूसरा नाम इसका है। यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट एंड साइंस नाम है। 1704 में था। जॉन हैरिस प्रथम व्यक्ति था, जॉन हैरिस, जो 1704 में आता है। टेक्निकम के बारे में बताया। लेक्सिकॉन टेक्निकल दूसरा नाम है। यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट एंड साइंस नाम था, जो 1704 में जॉन हैरिस द्वारा लिखा गया। प्रथम व्यक्ति था जॉन हैरिस किस चीज में? तो विषय विशेषज्ञों से लेख लिखवा लिया और ग्रंथ सूची भी लिखवा लिया, शामिल कर दिया टेक्निकम में। अब विश्व कोश के लिए भी है ना, विषय विशेषज्ञों से तो लेख लिखवाया, ग्रंथ सूची लिखवा कर शामिल किया। और विश्व कोश इनसाइक्लोपीडिया के लिए स्कूल ऑफ थॉट के विचार से
है ना, विचार और क्रॉस संदर्भ का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था। स्कूल ऑफ थॉट के विचार को क्रॉस संदर्भ करने वाला प्रथम व्यक्ति था जॉन हैरिस। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका रिवाइज एडिशन जब आया था तो 15 वॉल्यूम 32 होता, 15 वॉल्यूम था, 15 रिवाइज के अनुसार 32 वॉल्यूम था। इसका इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है पहला एडिशन 1768 वाला था, पहला एडिशन 1768 में से लेकर के 1767 लेकर 1771 तक, और नहीं तो फिर ऐसे ना देगा 1767 से 71 तक ना देगा, 3 वॉल्यूम के साथ आया था, तो ऐसे देगा 1768 से मार देना, नहीं दोनों देगा तो 68, दोनों में से ये देगा तो इसे मारना है। 3 वॉल्यूम था, 1767 में 1 वॉल्यूम था, 71 में 2 वॉल्यूम था, टोटल 2 इधर 1 3 वॉल्यूम हो गया। एंड्रयू जब पहला एडिशन आया था 1768-71 में 3 वॉल्यूम के साथ, एंड्रयू बेल द्वारा प्रकाशित था। एंड्रयू बेल द्वारा 14वां 1929 में था, 1700 के बाद सीधे 1929 में 14 हल था। 15वां हल था 74 में, 15वां एडिशन इनसाइक्लोपीडिया के ब्रिटेन का 15वां एडिशन 1974 से सवाल उठता है कि प्रकाशक इसका कौन है। 15वां एडिशन 1974 का प्रकाशक बेटन पहला का तो एंड्रयू बेल था, एंड्रयू बेल है ना। बस ब्रिटेन का बस बेल बजा दिया। अब बस बेटन 15वां का बेटन फाउंडेशन इनसाइक्लो ब्रिटानिका इंक प्रकाशन है 15वां का दोनों। 15वां 30 वॉल्यूम के साथ आया था, 30 वॉल्यूम 3 भाग में आया था। 3 भाग है, क्रम से याद करना, प्रोपेडिया माइक्रोपेडिया मैक्रो प्रो मैक्रो। जब प्रो आता है तो सेट के लिए मार्गदर्शक काम करता था, सेटों के लिए मार्गदर्शक था, और ज्ञान के रूपरेखा का दर्शाता था। मैक्रोपेडिया में लेखों का योजनाबद्ध परिचय कराता है। प्रोपेडिया तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के वॉल्यूम 15वां एडिशन जाल था 1974 में, तो वॉल्यूम 30 था, पार्ट 3 भाग में था। प्रो मैक्रो और जब यही रिवाइज आता है, रिवाइज एडिशन 15 में रिवाइज आता है तो 32 वॉल्यूम होता है। ऐसे 30 था 15 में, रिवाइज में 32 होता है, और पार्ट 3 गुना इसमें है ना, इसमें पार्ट 3 गुना है, 30 वॉल्यूम पार्ट 3 है, और रिवाइज आता है तो यहाँ 32 हो जाएगा और वहाँ 4 हो जाएगा रिवाइज में। इसमें प्रो से स्टार्ट होता है, उसमें माइक्रो से स्टार्ट होगा, प्रो नीचे आ जाएगा, और चौथा में इंडेक्स आ जाएगा। रिवाइज वाला 15 एडिशन 85 में आता है, 15वां तो 74 में आता है, रिवाइज वाला 85 में आता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रोपेडिया तो देख लिए, सेट के लिए मार्गदर्शक है, ज्ञान की रूपरेखा को दर्शाता है, और माइक्रोपेडिया में लेखों की योजनाबद्ध करता है। माइक्रोपेडिया में लेखों की योजना को बद्ध करता है प्रो देख लिए, तो माइक्रो देखते हैं। माइक्रोपेडिया वॉल्यूम 10 हो, इसमें माइक्रोपेडिया में क्या वॉल्यूम 10 हो, फिर माइक्रो देखेंगे 19 को, तो माइक्रो 19। तो माइक्रोपेडिया माइक्रो हो गया, माइक्रोपेडिया वॉल्यूम 10 को है, अध्ययन मार्गदर्शक है। जबकि किसका था, प्रोपेडिया जो था सेट के लिए मार्गदर्शक था। जब माइक्रो आ जाता माइक्रो, तो अध्ययन के लिए अध्ययन मार्गदर्शक है। त्वरित संदर्भ के लिए संक्षिप्त जानकारी देता है, वो भी संक्षिप्त देता है जानकारी, संक्षिप्त जानकारी देता है किसके, त्वरित संदर्भ के लिए संक्षिप्त जानकारी देता है मैक्रो है। मैक्रोपेडिया में लेखों के लिए मात्रा और पृष्ठ संदर्भ देकर सेट के लिए एक विस्तृत इंडेक्स अनुक्रमण के रूप में कार्य करता है। हालांकि सेट के बाद आया, सेट भी देता है। प्रोपेडिया भी जो है ज्ञान की रूपरेखा को दर्शाता है, और सेट के लिए मार्गदर्शक है, इस सेट के लिए मार्गदर्शक है। यह अध्ययन के लिए मार्गदर्शक न था यह, और त्वरित संदर्भ के लिए संक्षिप्त जानकारी भी देता है। माइक्रो जो है अध्ययन के लिए मार्गदर्शक है, त्वरित संदर्भ के संक्षिप्त जानकारी देता है,
मैक्रोपेडिया में लेखों के लिए मात्रा और पृष्ठ संदर्भ देकर सेट के लिए एक विशिष्ट अनुक्रमण के रूप में कार्य करता है। मात्रा और पृष्ठ संदर्भ देखकर सेट के लिए अनुक्रमण माने इंडेक्स के रूप में कार्य करता है और विस्तृत इंडेक्स के रूप में कार्य करता है। मैक्रोपेडिया में लेखों के लिए मात्रा और पृष्ठ संदर्भ देकर के सेटों के लिए इंडेक्स के रूप में कार्य करता है। जिन उपयोगकर्ता को मोटा मोटी ब्रोडर मैंने यहाँ मोटा मोटी समझिए ब्रोडर मोटा मोटी की आवश्यकता होती है कोई बात को मैंने शॉर्ट में लिखने के लिए, तो माइक्रोपेडिया का संदर्भ में ले सकता है। माइक्रो का मतलब छोटा होकर करता है। जिन उपयोगकर्ता को लगता है कि हमको ब्रोडर मैंने मोटा मोटी जानकारी आवश्यकता चाहिए, मोटा मोटी मतलब शॉर्ट, तो माइक्रोपेडिया का संदर्भ ले सकता है और अपना समय बचा सकता है ना। लगता है कि जिन उपयोगकर्ता को ब्रोडर मोटा मोटी आवश्यकता होती है उसको माइक्रोपेडिया का संदर्भ ले सकता है। माइक्रोपेडिया का संदर्भ लेकर के अपना समय बचा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग सूक्ष्म तथ्य चाहते हैं मैंने बारीकी से, सूक्ष्म ना एकदम छोटा बात गहन चाहता है, सूक्ष्म तथ्य चाहता है, तो विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता है। कैसा विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए मैक्रोपेडिया का संदर्भ ले सकता है। मैक्रो मैंने ये मैक्रोपेडिया का संदर्भ ले सकता है। मैक्रोपेडिया के लिए जिन उपयोगकर्ता को मोटा मोटी जानकारी लेना चाहता है माइक्रो लीजिए, माइक्रो माने ये माइक्रो मोटा मोटी शॉर्ट फॉर्म चाहता है तो, और जिसको चाहिए सूक्ष्म तथ्य और विस्तृत जानकारी तो माइक्रो चाहिए, मैक्रो ले लीजिए। तो क्या क्या देखें मैक्रो में, माइक्रोपेडिया वॉल्यूम 10 था, अध्ययन मार्गदर्शिका है, त्वरित संदर्भ के लिए संक्षिप्त जानकारी देता है। मैक्रोपेडिया में लेख के लिए मात्रा और पृष्ठ संदर्भ देकर सेट के लिए एक विस्तृत अनुक्रमण इंडेक्स के रूप में कार्य करता है ना। मैक्रोपेडिया में लेख के लिए क्या करता है, मात्रा और पृष्ठ संदर्भ देकर क्या करता है, सेट के लिए क्या विस्तृत अनुक्रम इंडेक्स के रूप में कार्य करता है। जिन उपयोगकर्ता को लगता है कि ब्रोडर मोटा मोटी जानकारी आवश्यकता है तो माइक्रोपेडिया के जरूर संदर्भ ले सकता है। और माइक्रो लेकर के ना मोटा मोटी जानकारी लेना है शॉर्ट में, माइक्रोपेडिया का संदर्भ लेकर के अपना समय बचा सकता है। और जिनको लगता है सूक्ष्म तथ्य चाहिए, एकदम का छोटा चीज जानना चाहता है और विस्तृत जानकारी चाहिए तो मैक्रो जो होता ना है सब तीसरा है 19 वैल्यू में वो ले सकता है। सूक्ष्म जानकारी चाहता है, विस्तृत जानकारी चाहता है, माइक्रो 1900 वैल्यू में ले लीजिए। वही कह रहा, जो लोग सूक्ष्म तथ्य चाहता है और विस्तृत जानकारी चाहता है तो मैक्रोपेडिया ले लीजिए, और जो मोटा मोटी ग्रंथ चाहता है तो माइक्रो ले लीजिए। 10 वैल्यू बोला। चलिए आगे माइक्रो, यही मैक्रोपेडिया जो सूक्ष्म तथ्य विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। मैक्रोपेडिया में गहन ज्ञान लंबे लेख होते हैं। गहन ज्ञान गया और लेख लंबे लेख लिखे होते हैं। गहन ज्ञान और लंबे लेख, गहन ज्ञान देख रहे, गहन सूक्ष्म ज्ञान तथ्य मतलब का विस्तृत जानकारी वही है। गहन ज्ञान के जो था और लंबा लेख, जो गहन ज्ञान करेगा सूक्ष्म जानकारी लेगा तो लंबा लेख लिख करेगा, और लंबे लेख होते हैं इसमें मैक्रो में। इसका उद्देश्य है गंभीर पाठक को शिक्षित करना। गंभीर पाठक जितना कमजोर हो सके वो गंभीर पाठक को शिक्षित बना देना। यह सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा? सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ होता है, वैसा विशेषज्ञ जो सुप्रसिद्ध है उसके द्वारा लिखा जाता है। इसमें माइक्रो में चयनात्मक व्याख्यात्मक ग्रंथ सूची शामिल होता है। चयनात्मक मतलब कि सिलेक्टेड और व्याख्यात्मक ग्रंथ सूची शामिल होता है। 15वां एडिशन 1985 में था। जब 15वां एडिशन 1985 में आता है तो 30 वैल्यू था, 15 में 2
बढ़ जाता है तब 32 को वैल्यूम हो जाता है, तब 30 2 32, 15वां एडिशन 1950। चलिए देखते माइक्रो के देख लेते हैं। माइक्रो ज्ञान, गहन ज्ञान के जो होता है, लंबे लेख लिखते हैं, गंभीर पाठक को शिक्षित करता है, सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ जो होता है उसका द्वारा लिखा जाता है, चयनात्मक व्याख्यात्मक ग्रंथ सूची शामिल होता है इसमें। 15वां एडिशन आया था 1974 में, तो 30 वॉल्यूम था, 3 पार्ट में था, 30 वॉल्यूम 3 पार्ट। जब 15वां का रिवाइज आता है तो 85 में 32 वॉल्यूम 4 पार्ट में। देखिए 15वां रिवाइज एडिशन 1985 में आता है, 10 वॉल्यूम की संख्या 32 हो जाता है, रिवाइज पार्ट 4 हो जाता है। उसमें था कि प्रोपेडिया, तब माइक्रो और मैक्रो था, 30 वॉल्यूम 1974 में था से। 15वां एडिशन जब 1974 में आता है इसका, ब्रिटेन का के, तो 30 वॉल्यूम 3 पार्ट में था, प्रो से, माइक्रो से, मैक्रो से। प्रो में था 1 वॉल्यूम, माइक्रो में 10 और मैक्रो में 19 था। जब इसका रिवाइज आता है, रिवाइज 32 होता है, 2 बढ़ जाता है, और पार्ट 3 को से 4 हो जाता है। उसमें था प्रो से स्टार्ट होता, तब ई। अब इसमें शुरू वाला जो था प्रो तीसरा में करता ना, थर्ड में, और फर्स्ट में तो माइक्रो, बाकी उसी रहेगा दोनों, माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मैक्रो, प्रोपेडिया और इंडेक्स हो जाएगा, चौथा इंडेक्स। जब माइक्रो था उसमें, तो उसमें माइक्रो में क्या वॉल्यूम था, 1574 में था, तो 30 वॉल्यूम में 85 वाला रिवाइज में पहला दूसरा होता है, थर्ड हो जाता है, पहला दूसरा थर्ड हो जाता है। लेकिन जब 15वां एडिशन 30 वॉल्यूम पार्ट 3 में था, तो इसमें माइक्रो में 10 को था, 2 बढ़ गया तो 12 हो जाता है। देखिए 15वां रिवाइज एडिशन 1985 में आता, 32 को वॉल्यूम था, 4 पार्ट में आता है। तो माइक्रो पहला होता है, माइक्रो में 12 वॉल्यूम होता है, 1 से लेकर 12 तक, तो 12 वॉल्यूम हो गया माइक्रो। माइक्रो में उसमें था उसमें कितना 19 वॉल्यूम था, है ना। 15 वाला में माइक्रो में 19 था, इसमें 17 का 2 घट गया, 13 से 1 से 12 तक है, 13 से 23 तक, 13 से 23 हो जाएगा 17 वॉल्यूम। और प्रोपेडिया में था 1 वॉल्यूम, यहाँ भी 1 है, 30वां। प्रोपेडिया में भी 1 वॉल्यूम था, यहाँ भी 30 में 1 ही है। माइक्रोपेडिया माइक्रो है, प्रोपेडिया में 1 वॉल्यूम वहाँ था, यहाँ 30वां 1 ही है। इंडेक्स में 2 वॉल्यूम नका आता है, इंडेक्स 2 वॉल्यूम 31 से 32 इंडेक्स। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रथम इंडेक्स 1767 में आल था, 3 वॉल्यूम के साथ आल था। तो अंतिम पीरियड कब आल था, तो अंतिम 2010 में आल था, और 10 में आल था, अंतिम आल था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम प्रिंटेड याद कर 2010 में, और यही इसको बंद हो गया था, बंद करने की घोषणा हुआ था 2012 में, 12 अंतिम आल था, 10 में, 12 में बंद हो गया था। एक और देखते हैं अन्य तथ्य। इंटरनेट आधारित एडिशन 1994 में आया था, है ना। इंटरनेट आधारित एडिशन 1994 में आया था। डीडी भी इंसाइक्लोपीडिया के 15 रिवाइज एडिशन 85 में वॉल्यूम देख लिए, 32 था, 4 था, देख लिए। इसी का इंसाइक्लोपीडिया के देख रहे थे हम लोग भी, है ना। इसका है ना, इसका इंटरनेट आधारित एडिशन 1994 में आया था, है ना। इंटरनेट आधारित एडिशन 1994 में आया था। इंटरनेट आधारित एडिशन 1994 में आया था, और डीडीसी संस्करण 1999 में आया था, 5 वर्ष बाद। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का इंटरनेट आधारित एडिशन 1994 में आया था, और डीडी संस्करण एडिशन जो आया था 99 में आया था। इंटरनेट वाला 94, और 5 वर्ष बाद डीडी भी एडिशन आया था 99 में। वही इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को प्रतिवर्ष अपडेट करने के लिए, प्रतिवर्ष अपडेट भी करना था। इसको क्या करना था, इसको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को प्रतिवर्ष अपडेट करना था। इसके लिए ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर बनाया गया। ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर बनाया गया। कहाँ लगे, तो इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश ब्रिटानिका को अपडेट करना था, तो प्रतिवर्ष अपडेट करना है। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिवर्ष अपडेट करना होगा, प्रतिवर्ष अपडेट करना होता है, बुक बनाना होगा। कौन सा बुक, तो ब्रिटानिकन है, तो ब्रिटानिकन नाम के बुक ऑफ द ईयर
ऑफ द ईयर इससे कर रहे हैं कि हर वर्ष। ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर बनाया गया ताकि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हर वर्ष अपडेट होते रहे। 1938 में बनल था ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर, 1938 में बना है ना, ताकि इसी से प्रकाशन हुआ, इसी से प्रकाशन किया जाने लगा। पूछेगा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका प्रतिवर्ष अपडेट करने के लिए कौन सा बुक, ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर 1938 में प्रकाशित होने लगा। इसका नाम चेंज होता है, इंसाइक्लोपीडिया का नाम देखिए, इंसाइक्लोपीडिया नहीं, दूसरा है ब्रिटानिका जूनियर है, ये दूसरा है, ठीक ना। ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देखे तो ब्रिटानिका देखिए यहाँ देख लीजिए। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम प्रिंटेड 2010 में था, 2010 में लास्ट आया। अब बंद करने का घोषणा था 12 में, पीछे देख लिया 10 में अंतिम प्रिंटेड, लास्ट में 2012 में 2 वर्ष बाद बंद करने की घोषणा हो गई। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को बंद करो और लानो ब्रिटानिका बंद करो, लेकिन ब्रिटानिका जूनियर लानो, ब्रिटानिका जूनियर लाना। इसका नाम चेंज कर दिया गया 1963 में। कब? 1963 में नाम चेंज करके ब्रिटानिका रहेगा, जूनियर रहेगा, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया लगा देना है। तो पूछेगा ब्रिटानिका जूनियर का नाम चेंज करके 63 में क्या किया गया, ब्रिटानिका जूनियर रहेगा, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया बिस्कोस लगा दिया। जब ब्रिटानिका जूनियर प्रथम प्रकाशन 1934 में था, 34 में था तो वैल्यूम 2 था। जूनियर जब था ब्रिटानिका जूनियर 1934 में था और 34 में आया तो वैल्यूम 2 था, वैल्यूम 2। लेकिन नाम चेंज हो गया था 34 में और 63 में नाम चेंज कर दिया। 63 में नाम चेंज करके नया नाम दे दिया ब्रिटानिका जूनियर इंसाइक्लोपीडिया, ब्रिटानिका जूनियर इंसाइक्लोपीडिया 1963 में नाम दे दिया। चलिए 20 को एक बार देखें। ग्रीक भाषा से साइक्लो गिरता है तो ग्रीक इनकिलोपीडिया अर्थ समान विशिष्ट होता है ना। इनकी किलोपीडिया से बना समान शिक्षा होता है, या साइक्लोपीडिया से बना समान शिक्षा अर्थ होता है। ज्ञान का बेसिक सार है, सूचना का द्वितीय स्रोत है, सेकेंडरी स्रोत है सूचना का। आम आदमी के लिए समान जानकारी देता है, आम आदमी के लिए समान जानकारी विशेषज्ञों विषय संबंधी हो सकता है, इसके लिए भी जानकारी देता है। विशेषज्ञों विषय संबंधी जानकारी देता है। विषय विश्वकोश है, विश्व का पहला ज्ञात विश्वकोश अरस्तु द्वारा लिखा गया था, जो इंसाइक्लोपीडिया का पिता है अरस्तु। प्रदान करता है इंसाइक्लोपीडिया प्रदान करता है तैयार संदर्भ समान पृष्ठभूमि अनुसंधान पूर्व सूचना प्रदान करता है। इसका प्रकार देखा जाए समान और विशिष्ट या विषय विश्वकोश। यह तथ्यों चित्रों जीवनी पर भौगोलिक ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करता है। समान ज्ञान को समृद्ध भी करता है, ज्ञान को समान जो ज्ञान उसको समृद्ध करता है। ज्ञात विषय पर जानकारी देता है, स्वयं को शिक्षित भी करता है। समान विश्वकोश। इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश जो है विवरणात्मक सूचना प्राप्त करने का सही स्रोत है, विवरणात्मक सूचना प्राप्त करने का सही स्रोत है। विश्व का प्रथम वैज्ञानिक विश्वकोश नेचुरलिस हिस्टोरिया है, हिस्टोरिया जो प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखा गया था। 77 में लिखा, 77 में 37 वैल्यूम के साथ हल था। अंग्रेजी अनुवाद नेचुरल हिस्ट्री बन जाता है, नेचुरल हिस्ट्री 10 वैल्यूम के साथ। इंसाइक्लोपीडिया के एग्जाम्पल हो गए विश्वकोश के बाद इंसाइक्लोपीडिया के एग्जाम्पल सेप्टम टोमिस डेस्टिनक्टा है। सेप्टम टोमिस डेस्टिनक्टा है। लेखक जोहान हेनरिक है। 1630 ईस्वी में है ना, 1630 में। इसमें विषय वस्तु को 7 वर्गों में शीर्षक में बांट दिया और व्यवस्थित किया और विश्व को शब्द को आधुनिक अर्थ में ला दिया। विश्व शब्द को जो था उस शब्द को आधुनिक अर्थ में लाने का प्रयास किया सेप्टम टोमिस डेस्टिनक्टा। 35 वैल्यूम के साथ हल था। ऐसे इंसाइक्लोपीडिया विश्व का प्रथम वैज्ञानिक विश्वकोश नेचुरल हिस्टोरिया था। प्लिनी द एल्डर 77 और 37 वैल्यू के साथ हल था। जब नेचुरल हिस्ट्री बनता तो 10 वैल्यूम हो जाता। लेकिन यहाँ पर कह रहा सेप्टम टोमिस डेस्टिनक्टा जो है जोहान हेनरिक 1630 में विषय वस्तु को 7 वर्ग के शीर्षों में व्यवस्थित किया और विश्व को शब्द को आधुनिक अर्थ में ला दिया, प्रयोग किया। 35 वैल्यूम के साथ था। कितना? 35 वैल्यूम। जबकि नेचुरलिस हिस्टोरिया में 37 वैल्यूम था। बाद में नेचुरल हिस्ट्री बनता 10 वैल्यूम बनता है। यह इसमें है सेप्टम टोमिस डेस्टिनक्टा में 35 वैल्यूम था, 35 वैल्यूम। लेक्सिकॉन टेक्निकम दूसरा नाम इसका, लेक्सिकॉन टेक्निकम दूसरा नाम यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट एंड साइंस। यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ
आर्ट एंड साइंस 1740 में था, इस 1630 में था। सेप्टम टॉमिस डिक्टा 1630 में। जॉन जोहान हेनरिक, इस 1704 में। जॉन हैरिस, ये हेनरिक है, ये हैरिस प्रथम व्यक्ति था जो विषय विशेषज्ञों से लेख लिखवाया और ग्रंथ सूची में शामिल करा दिया। लेख लिखवाया, ग्रंथ सूची को, है ना, लेक्सिकॉन टेक्निकम में शामिल कराया। अब विश्व कोश के लिए स्कूल ऑफ थॉट का विचार और क्रॉस संदर्भ का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कहलाया। कौन? जॉन हैरिस। विश्व कोश के लिए स्कूल ऑफ थॉट के विचार विमर्श करने वाला प्रथम व्यक्ति था जॉन हैरिस। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के बारे में देखता है, जब प्रिंटेड होता अंतिम पीरियड 2010 में था, 2010 के बाद में 2012 में बंद कर दिया। लेकिन अंतिम होता 10 में, तो प्रथम कॉल था, फर्स्ट एडिशन था 1767 में, 1771 तक। 68 में आता 1 वॉल्यूम, 71 में 2 वॉल्यूम, टोटल 3 वॉल्यूम के साथ था। एंड्रयू वेल प्रकाशन करने वाला था। फर्स्ट वॉल्यूम को 14वां था 29 में, 15वां पूछता 74 में। 15वां जब 74 में आता है तो प्रकाशक था बेटन फाउंडेशन और एनसाइक्लोपीडिया इंक था। वॉल्यूम 30 को था, पार्ट 3 को था, यही वॉल्यूम था। लेकिन रिवाइज आता तो 32 को था। वॉल्यूम 30 को पार्ट 3 को था। प्रो माइक्रो प्रो में 1 वॉल्यूम, माइक्रो में 10, मैक्रो में माइक्रो 19। प्रो आता है तो सेट के लिए मार्गदर्शिका ज्ञान के रूपरेखा को दर्शाता है। माइक्रोपीडिया में लेख का योजनाबद्ध करता है। माइक्रोपीडिया लेख योजना को योजनाबद्ध करता है प्रोपेडिया। तो प्रोपेडिया देखें तो माइक्रो अध्ययन का मार्गदर्शिका है। ये त्वरित संदर्भ के लिए संक्षिप्त जानकारी देता है। माइक्रो ऐसे संक्षिप्त जानकारी देता है, किसका? त्वरित संदर्भ के लिए। इसलिए माइक्रोपीडिया में लेखों के लिए मात्रा और पृष्ठ संदर्भ देकर सेट के लिए एक विस्तृत अनुक्रमण के रूप में कार्य करता है। माइक्रोपीडिया में जिन उपयोगकर्ता को ब्रॉडर मोटा मोटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में जानकारी लेना चाहते हैं, आवश्यकता होती है, तो माइक्रोपीडिया संदर्भ ले सकता है और अपना समय बचा सकता है। माइक्रो, है ना, माइक्रो ले सकता है, अपना समय बचा सकता है माइक्रो से। अब माइक्रो से होता है थोड़ा ज़्यादा जानकारी। जो लोग सूक्ष्मतम तथ्य चाहते हैं, सूक्ष्मतम सबसे छोटा जानकारी लेना चाहते हैं और विस्तृत जानकारी लेना चाहता है, तो माइक्रोपीडिया चाहिए। वही माइक्रोपीडिया जो है गहन ज्ञान दिलाता है कि सूक्ष्म तथ्य जानकारी लेगा, विषय जानकारी लेगा तो गहन जानकारी होबे करेगा और लंबे लेख होते हैं इसमें। इसका उद्देश्य है गंभीर पाठक को शिक्षित करना, गंभीर पाठक को सुशिक्षित बना देना है। सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा लिखा गया है। चयनात्मक व्याख्यात्मक ग्रंथ सूची शामिल इसमें। 15वां रिवाइज एडिशन, 15वां में तो 30 वॉल्यूम 3 पार्ट था। रिवाइज आता है 85 में, जो खाली 15 का आएगा तो 74 में था। रिवाइज आता है 85 में 30 वॉल्यूम के साथ। 15वां में 74 में था। ब्रिटानिका फाउंडेशन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इंक द्वारा लिखा गया प्रकाशक कुल था। 30 वॉल्यूम 3 पार्ट। तो 15 ब्रिटानिका के, ये ब्रिटानिका है यहाँ, ब्रिटानिका के 1985 में था। रिवाइज एडिशन 30 वॉल्यूम की जगह 2 वॉल्यूम बढ़ जाता, 32 वॉल्यूम मिलता है। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 15वां रिवाइज एडिशन 1985 में था, 32 वॉल्यूम था, पार्ट 4 को होता है। ऊपर पहला था से थर्ड में रख दिया, बाकी वैसे माइक्रो और मैक्रो हो गया। प्रो में पहले था 1 वॉल्यूम था, 30वां है, इसमें भी है, एक युगाज भी है। लेकिन माइक्रो में था वॉल्यूम, ओकरा में पहले एकरा में 10 गो था। लेकिन माइक्रो में अब वॉल्यूम 12 और 2 बढ़ गया। माइक्रो में पहले 19 को था, अब वॉल्यूम 17 2 घट गए, 2 बढ़ा तो 2 घट गया, 1 से 12 13 से 23 था, 13 10 23। प्रोपीडिया पहले हूँ एगो था, आज भी 1 है, लेकिन 31वां है। इंडेक्स में 2 वॉल्यूम है, 31 32। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का इंटरनेट आधारित एडिशन 94 में मिलता है। 94 में इंटरनेट वाला और DDP वाला एडिशन आता है 5+5 99 में। एनसाइक्लोपीडिया का प्रतिवर्ष अपडेट करने के लिए एक बुक बनाया। 1938 में छापा बुक
ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर, ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर बुक छापा 1938 में छापा, ताकि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को अपडेट कर सके। अब अपडेट हो गया तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को अंतिम से प्रिंटेड हॉल था, अंतिम प्रिंटेड एडिशन आल था 2010 में, 12 में बंद कर दिया था। बंद गया तो ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बंद होता है तो ब्रिटानिका नाम से एक और जूनियर आता है, ब्रिटानिका जूनियर आता है। प्रकाशक इसका प्रथम प्रकाशन 1934 में 2 वॉल्यूम के साथ था, है ना, 2 वॉल्यूम के साथ था, जबकि इंसाइक्लोपीडिया वॉल्यूम आल था 3 वॉल्यूम के साथ, है ना, 1768 से 1771 में 3 वॉल्यूम के साथ था। लेकिन यह है ब्रिटानिका जूनियर, प्रथम प्रकाशन 1934 से में आल था 1900 वॉल्यूम 2 के साथ। इसका नाम चेंज करके 63 में कर गया ब्रिटानिका जूनियर, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया लगा दिया। नाम चेंज करके नया नाम 1963 में ब्रिटानिका जूनियर इंसाइक्लोपीडिया रख दिया 63 में। संदर्भ सेवा में आज इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश का दूसरा भाग देख रहे हैं, इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश का दूसरा भाग देख रहे हैं, है ना। संदर्भ सेवा में चैप्टर सब इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन वाला देखते हैं, अमेरिकन वाला। प्रथम प्रकाशन एडिशन आल था 1829 में से लेकर 1829 से लेकर 1833 तक, 4 बरस के अंतराल पर आल था। वॉल्यूम 13 होता, 1829 में आएगा और 33 में देगा, दोनों में से दोनों का देगा तो 29 मारना है, और न तो काल पूछेगा तो 1829 से 33 मार देना है। 29 ना देगा तो 33 देगा, 33 भी मार सकते हैं। जब 1829 में आल था तो 1 वॉल्यूम था, और 33 में 12 वॉल्यूम आ जाता है, तो 1 और 12 13 का वॉल्यूम होता है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन वाला में। इसका संकलन और संपादक कौन था, किनका? तो इंसाइक्लोपीडिया के संकलन और संपादक कौन था? तो फ्रांसीसी लिएबर था। फ्रांसीसी लिएबर द्वारा यही संकलन और संपादन दोनों था। फर्स्ट ऑनलाइन वर्जन न प्रथम ऑनलाइन वर्जन एडिशन आल था 1996 में। जब 96 में आता है ऑनलाइन वर्जन आता है 1996 में पहला, तो फर्स्ट सीडी ऑनलाइन कहेगा, फर्स्ट ऑनलाइन कहेगा वर्जन 1996 में, और फर्स्ट सीडी रोम वर्जन कहेगा तो सीडी रोम पर आया था 1995 में, यानी कि सीडी रोम पहले ही आ गया था 95 में, तो साल भर के बाद ऑनलाइन वर्जन आया था पहला तो 96 में। 76 देखिए, यानी कि कहने से पहले 76 में 30 वॉल्यूम था, 1837 में 13 वॉल्यूम था ना, 76 आते आते 1976 आते आते 30 वॉल्यूम, तब सीडी रोम पर 95 में ऑनलाइन आल था 96 में, तो 1976 में 30 वॉल्यूम था। इसका प्रकाशक कौन था? ऐसे तो पहला एडिशन आल था 1829-33 में 13 वॉल्यूम के साथ, 29 में 1, 33 में 12 वॉल्यूम, तो इसका संकलन संपादक फ्रांसीसी लिएबर था, है ना। 1829-33 फ्रांसीसी लिएबर था। लेकिन 1976 में जब 300 वॉल्यूम आता है, 30 वॉल्यूम अमेरिकन वाला का, तो 1976 में 30 वॉल्यूम, तो इसका प्रकाशक था 1976 में प्रकाशक ग्रोलियर कंपनी के द्वारा हल था, ग्रोलियर कंपनी द्वारा हल था। स्थान कहाँ था? दम्बुरी, न्यूयॉर्क से। ग्रोलियर कंपनी दम्बुरी नहीं तो न्यूयॉर्क में देगा। नोट 2000 में यही ग्रोलियर कंपनी जो 1976 में 30 वॉल्यूम लाया था इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन के, 1976 में 30 वॉल्यूम, प्रकाशक ग्रोलियर कंपनी द्वारा दम्बुरी न्यूयॉर्क से हल था। उसी को 2008 में यही ग्रोलियर कंपनी जो है इसका 2008 में ग्रोलियर का अधिग्रहण कर लेता है। किसके द्वारा? ग्रोलियर कंपनी का अधिग्रहण कर लेता है 2000 में किसको? ग्रोलियर का अधिग्रहण होता है 2000 में। किसके द्वारा? आस्कोलास्टिक कॉर्पोरेशन द्वारा, आस्कोलास्टिक कॉर्पोरेशन द्वारा अधिग्रहण कर लेता है। अंतिम प्रिंट एडिशन 2006 में था। तो क्या था? इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन के प्रथम एडिशन आल था प्रकाशन 1829 में 1 वॉल्यूम, 33 में 12 वॉल्यूम, टोटल 13 वॉल्यूम था। 1829-33 में 13 वॉल्यूम। संकलन और संपादक फ्रांसीसी लिएबर था। फर्स्ट ऑनलाइन वर्जन, पहला ऑनलाइन वर्जन पहले सीडी रोम आल था, फर्स्ट सीडी रोम पर वर्जन आल था 95 में, तब साल भर के बाद पहला ऑनलाइन वर्जन आल था 96 में, साल भर के बाद। 76 में 30 वॉल्यूम आता है, तो 76 वाला का प्रकाशक था
ग्रोलियर कंपनी, जो दम्बूरी निवार्क द्वारा 30 वॉल्यूम था। यही ग्रोलियर कंपनी को 1976 में कहा था 30 वॉल्यूम, और 2008 यही ग्रोलियर कंपनी को अधिग्रहण कर लिया था। ग्रोलियर कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था अस्कोलास्टिक कॉर्पोरेशन द्वारा। अंतिम पीरियड 2006 में आता है इसका अंतिम अमेरिका वाला के 29 से पहला हाल था, अंतिम हाल था 2006 में। चलते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इंसाइक्लोपीडिया तो सब है, ऑफ लाइब्रेरी भी है। पुस्तकालय का विश्वकोश सूचना विज्ञान, हिंदी में बोलना चाहते हैं पुस्तकालय के विश्वकोश सूचना, पुस्तकालय विश्वकोश सूचना विज्ञान है ना। पुस्तकालय के विश्वकोश सूचना विज्ञान, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय के विश्वकोश सूचना विज्ञान। पहला एडिशन 1968 में था, पहला एडिशन 1968 में। एडिटर कौन था? अलेन केंट था, अलेन केंट। और हराल्ड लैंकर था, हराल्ड लैंकर। J.E. डेली था, J. डेली, तीनों था। पूछा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय के विश्वकोश सूचना विज्ञान का पहला एडिशन 1968 में आया था। जब आता था एडिटर कौन था 68 में, तो अलेन केंट था। अलेन केंट नहीं देगा तो हराल्ड लैंकर था। उन्हें देगा तो J. डेली था, डेली। प्रकाशक एडिटर तो था अलेन केंट, हराल्ड लैंकर, J. डेली। लेकिन प्रकाशक था, प्रकाशक कहेगा तो मर्केल डेकर था। मर्केल डेकर न्यूयॉर्क से प्रकाशन होता था, मर्केल डेकर। इसी का 14वां है। पहला एडिशन तो 1968 में था, 14वां एडिशन 17 में था, 2017 में आता है। तो एडिटर था हो जाता है इसका 68 में तो अलेन केंट था, एडिटर अलेन केंट, हराल्ड लैंकर, J. डेली था। लेकिन 14वां एडिशन 17 में आता है तो इसका एडिटर था जोहन डी मैकडोनाल्ड था, जोहन डी मैकडोनाल्ड। और माइकल लेविन क्लर्क था। जोहन डी मैकडोनाल्ड, माइकल लेविन क्लर्क था। चैम्बर का इंसाइक्लोपीडिया 1850 में लंदन से था। चैम्बर लाइक को पूछता है, चैम्बर लाइन इंसाइक्लोपीडिया 1850 में लंदन से। क्या कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका से 1829 में था, 1833 में 29 में 1 वॉल्यूम, 33 में 12 वॉल्यूम, 13 वॉल्यूम टोटल होता है, 12-13। संकलन संपादक फ्रांसिस लीबर था। फर्स्ट CD रोम पर 95 में, ऑनलाइन पहला था 96 में। 76 में था वॉल्यूम 30 था। तो प्रकाशक था ग्रोलियर कंपनी, दम्बूरी निवार्क से। 2006 में वही ग्रोलियर कंपनी का अधिग्रहण होता है अस्कोलास्टिक कॉर्पोरेशन। अंतिम पीरियड 2006 में था। अमेरिका वाला इंसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश जो है, विश्वकोश का अंतिम पीरियड 2006 में। अब प्रथम 1829-33 में और अंतिम 2006 में। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय के विश्वकोश सूचना विज्ञान, पहला एडिशन 1968 में, 68 में। अब एडिटर जब 1968 में पहला एडिशन आता है तो अलेन केंट, हराल्ड लैंकर, J. डेली था एडिटर। अब जब 14वां था एडिशन 17 में, 68 के बाद 17, तो एडिटर जोहन अलेन केंट था ना, तो यहाँ जोहन डी मैकडोनाल्ड था। हराल्ड लैंकर था। माइकल लेविन क्लर्क था। और J. डेली था। जोहन डी मैकडोनाल्ड, माइकल लेविन क्लर्क था। 14वां एडिशन 17 में था। तो प्रकाशक कौन था? मर्केल डेकर न्यूयॉर्क से, मर्केल डेकर न्यूयॉर्क। चैम्बर का इंसाइक्लोपीडिया 1850 में था। चैम्बर वाला 1850 में जब आता है, 1850 में लंदन से होता, लंदन से चैम्बर। चैम्बर 1850 में था लंदन। चैम्बर इंसाइक्लोपीडिया, चैम्बर विश्वकोश 1850 में लंदन से प्रकाशित होता था। हम लोग कोलियर देख रहे हैं, कोलियर का इंसाइक्लोपीडिया, कोलियर विश्वकोश 1949 में
न्यूयॉर्क से बाय मैकमिलन। कोलियर 1949 में न्यूयॉर्क में जाता है मैकमिलन मिलने के लिए। कोलियर इनसाइक्लोपीडिया मैंने विश्वकोश राष्ट्रीय इंटरनेशनल विश्वकोश 1963, जब कोलियर आता है 49 में, 49 के बाद 63 में इंटरनेशनल साइक्लोपीडिया यानी कि राष्ट्रीय विश्वकोश 1963 में। यह भी न्यूयॉर्क है। कोलियर भी न्यूयॉर्क था, यह भी न्यूयॉर्क है। ये मैकमिलन है, यहाँ ग्लोरियर कंपनी है, वही ग्लोरियर कंपनी जो इनसाइक्लोपीडिया अमेरिकन जो था, इसको 1976 में 30वां वॉल्यूम लाने था। प्रकाशक ग्रोलियर कंपनी दम्बूरी स्थान से न्यूयॉर्क से, इसको है ना ग्रोलियर कंपनी को 76 में 30 वॉल्यूम लाने था ना, 76 में 30 वॉल्यूम। प्रकाशक ग्रोलियर कंपनी दम्बूरी न्यूयॉर्क। इसी ग्लोरियर कंपनी को 2000 में है ना ग्लोरियर का अधिग्रहण कर लेता है कौन? आस्कोलास्टिक कॉर्पोरेशन ने। आस्कोलास्टिक कॉर्पोरेशन वही ग्लोरियर कंपनी जो है इनसाइक्लोपीडिया इंटरनेशनल राष्ट्रीय विश्वकोश 1963 में न्यूयॉर्क में, वही ग्लोरियर कंपनी द्वारा प्रकाशन होता है इंटरनेशनल विश्वकोश। ग्लोरियर कंपनी 1976 में आया था 30 वॉल्यूम के साथ, अमेरिकन वाला विश्वकोश के साथ। पूछे इनसाइक्लोपीडिया इंटरनेशनल 1963 में आया था न्यूयॉर्क में था, किसका द्वारा? तो ग्रोलियर कंपनी द्वारा। और 2000 में इसको अधिग्रहण कर लेता है कौन? आस्कोलास्टिक कंपनी। चलिए मैकमिलन, ग्राहिल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैकग्राही का एडिशन पहला आया था 1960 में, पहला एडिशन न्यूयॉर्क में जब आया था 1960 में। तो मैकग्राही के ऑनलाइन वर्जन किस नाम से जानते हैं? ऑनलाइन वर्जन जो था एक्सेस साइंस के नाम जानते हैं, एक्सेस साइंस। यही कहेगा इनसाइक्लोपीडिया अमेरिकन वाला के फर्स्ट ऑनलाइन वर्जन 1996 में आया था और CD रोम पर 95 में आया था। तो हम लोग देख रहे हैं मैकग्राहिल का इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैकग्राही का पहला एडिशन आया था 1960 में, पहला एडिशन आया था न्यूयॉर्क से 1960 में। मैकग्राही के ऑनलाइन वर्जन को किस नाम जानते हैं? तो ऑनलाइन वर्जन को एक्सेस साइंस के नाम जानते हैं। चलिए अगला है इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, है ना, इंटरनेशनल वाला है। देखिए हालांकि यही इंटरनेशनल वाला है, खाली इंटरनेशनल कहेगा 1963 में न्यूयॉर्क ग्रोलियर कंपनी द्वारा, लेकिन यहाँ का है इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस है, सोशल साइंस पे लगल है। संपादक कौन था? डेविड एल स्लिस द्वारा। संपादक पूछेगा, संपादक डेविड एल स्लिस। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस। संपादक डेविड एल स्लिप। प्रकाशन कहाँ से होता है? न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क कौन करता है प्रकाशन? मैकमिलन द्वारा और फ्री प्रेस द्वारा। मैकमिलन फ्री प्रेस 1967 से 80 के बीच में था, 18 वॉल्यूम, है ना। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के प्रथम एडिशन आया था 1967 में, और 68 से 1980 तक आया था 18 वॉल्यूम। जब 1967 में आता था पहला एडिशन था, और 80 में आया था 1967 से 80 के बीच में 18 वॉल्यूम। इससे यहाँ से ध्यान में आ रहा है मैकमिलन है। तो कोलियर के भी 1949 में न्यूयॉर्क द्वारा मैकमिलन था, और इंसाइक्लोपीडिया इंटरनेशनल वाला 1963 में न्यूयॉर्क का ये ग्रोलियर कंपनी है। देखिए मैकमिलन कौन था? देखिए इसका इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस लग जाएगा, और इंटरनेशनल लग जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश लग जाएगा, सोशल साइंस। तो संपादक डेविड एल स्लिप था, संपादक डेविड एल स्लिप। प्रकाशन न्यूयॉर्क मैकमिलन और फ्री प्रेस के द्वारा था। 1968 से 80 के बीच में 18 वॉल्यूम प्रथम एडिशन आया था, 18 वॉल्यूम 1968 में। इनसाइक्लोपीडिया यूनिवर्सल पेरिस माने सार्वभौमिक विश्वकोश। इनसाइक्लोपीडिया यूनिवर्सल माने सार्वभौमिक विश्वकोश।
पेरिस से स्थापना होता है, पेरिस में। यूनिवर्सल अगर कहेगा तो पेरिस में। बच्चों के लिए भी कुछ प्रकाशित इनसाइक्लोपीडिया है, बच्चों के लिए भी कुछ विश्वकोश है। कौन कौन है जरा देखिए। ऑक्सफोर्ड जूनियर इनसाइक्लोपीडिया 1961 में लंदन से होता है, लंदन से। देख चैम्बरला था ना, चैम्बरला इनसाइक्लोपीडिया 1850 में लंदन से था। तो बच्चों के लिए कुछ विश्वकोश कौन कौन है। ऑक्सफोर्ड जूनियर इनसाइक्लोपीडिया 1961 में लंदन से, 1961 लंदन। ऑक्सफोर्ड जूनियर विश्वकोश कहेगा तो 1961 में लंदन में। और चिल्ड्रेन ब्रिटानिका चिल्ड्रेन ब्रिटानिका 1960 में लंदन, ये भी लंदन से। उन्हें चिल्ड्रेन ब्रिटानिका पहले आता है लंदन 60 में। हिंदी विश्वकोश आता है वाराणसी यूपी में, हिंदी विश्वकोश वाराणसी यूपी में नगरीय प्रचार का सभादार प्रचार होता। तो ऑक्सफोर्ड जूनियर कहेगा 1961 में। चिल्ड्रेन ब्रिटानिका कहेगा तो 60 में है ना, 60 में लंदन से। हिंदी विश्वकोश कहेगा तो वाराणसी यूपी से। कौन करता है हिंदी वाला, तो वाराणसी हिंदी में बोला जाता है, इसलिए हिंदी विश्वकोश हिंदी इनसाइक्लोपीडिया वाराणसी यूपी नगरीय प्रचार का सभादार होता है। कुछ और है चिल्ड्रन बच्चों के लिए विश्वकोश, जैसे ब्रिटानिका जूनियर, नाम याद कर लेना है, ब्रिटानिका जूनियर विश्वकोश इनसाइक्लोपीडिया जो भी कहिए। ब्रिटानिका जूनियर वर्ल्ड बुक द बुक ऑफ नॉलेज गोलियर द्वारा वही गोलियर जो इंसाइक्लोपीडिया इंटरनेशनल 1963 में न्यूयॉर्क द्वारा ग्रोलियर कंपनी ने स्थापना हुआ था। वही बच्चों के लिए भी किया था द बुक ऑफ नॉलेज यह भी विश्वकोश है बच्चों के लिए गोलियर द्वारा। कंपनी पिचार्ट्स विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया सब बच्चे की तरह। तो क्या कर देखे कोलियर का इंसाइक्लोपीडिया 1949 में न्यूयॉर्क में मैकमिलन, 49 न्यूयॉर्क मैकमिलन। इंसाइक्लोपीडिया कोलियर को देख लिया। इंटरनेशनल देखिए 63 में ये भी न्यूयॉर्क है। ये ग्लोरियर कंपनी द्वारा होता है, ग्लोरियर कंपनी। वही ग्लोरियर कंपनी जो बच्चों के द बुक ऑफ नॉलेज गोलियर द्वारा। फिर आता है इंटरनेशनल हो गया 1963 में न्यूयॉर्क में गोलियर कंपनी द्वारा हल था। 63 में मैकग्राहिल आता है, मैकग्राहिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1960 में पहला एडिशन आया था। 60 में न्यूयॉर्क द्वारा ऑनलाइन वर्जन एक्सेस साइंस के नाम जानते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल है, केवल इंटरनेशनल कहेगा तो 63 में न्यूयॉर्क गोलियर कंपनी द्वारा। लेकिन इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस है, सोशल साइंस। संपादक डेविड एल स्लिप। प्रकाशन न्यूयॉर्क द्वारा। न्यूयॉर्क में कौन किया था प्रकाशन, मैकमिलन और फ्री प्रेस 1968 में 18 वॉल्यूम वाला था सोशल साइंस 16 के। 1968 से 1980 तक 18 वॉल्यूम। प्रथम एडिशन था 1968 में। चल अगला है इंसाइक्लोपीडिया यूनिवर्सल मैंने सार्वभौमिक विश्वकोश पेरिस सार्वभौमिक आएगा। बच्चों के लिए विश्वकोश ऑक्सफोर्ड जूनियर विश्वकोश 1961 में लंदन से था। ऑक्सफोर्ड जूनियर लंदन से, जहाँ चैम्बरल था वहीं ऑक्सफोर्ड जूनियर है। चैम्बर 1885 में था। ऑक्सफोर्ड जूनियर था 1961 से लंदन से। और चिल्ड्रेन ब्रिटानिका 1960 में, ये भी लंदन से है। बच्चों के लिए ब्रिटानिका 1960 में लंदन। ऑक्सफोर्ड जूनियर जो जूनियर है तो बच्चे ने जूनियर होता है 1961 में लंदन। चिल्ड्रेन ब्रिटानिका 1960 में लंदन। हिंदी विश्वकोश हिंदी बोलता कहाँ है, वाराणसी में, इसलिए हिंदी विश्वकोश यही है। ऐसी वाराणसी में काशी है, काशी कोश विश्वकोश वाराणसी यूपी नागरिक प्रचार का सभा के द्वारा होता है। ब्रिटानिका कुछ और विश्वकोश है जो बच्चों के लिए ब्रिटानिका जूनियर। ऑक्सफोर्ड जूनियर कहेगा तो 1961 लंदन, जूनियर वो है लेकिन ब्रिटानिका है ना। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया और पीछे ही पढ़े देख लीजिएगा। ब्रिटानिका जूनियर वर्ल्ड बुक द बुक ऑफ नॉलेज वर्ल्ड बुक द बुक ऑफ नॉलेज गोलियर द्वारा। कॉम्पटन पिचार्ट्स ये सब विश्वकोश बच्चों के लिए है। अब देखते हैं मानक स्टैंडर्ड। मानक वह है जिसे प्राधिकरण द्वारा, मानक को हम लोग प्राधिकरण द्वारा मात्रा वजन विस्तार मूल्य गुणवत्ता या
अन्य किसी चीज़ के माप के लिए स्थापित होता है, चाहे वह मात्रा के लिए, वजन के लिए, मात्रा वजन विस्तार मूल्य गुणवत्ता या अन्य किसी चीज़ के माप के लिए स्थापित होता है। उसे मानक कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। मानक में भी आता है कई प्रकार का मानक। एग्जाम्पल हो गया ISO मानक। ISO मानक है मानक के एग्जाम्पल देखिए, मानक के स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल देखा जाए ISO हो गया, आइसोनेट हो गया है ना, IEC हो गया, इसी पर देखना है। ISO इंटरनेशनल, ISO का पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, STAND स्टैंडर्ड RISATIZation स्टैंडर्डाइजेशन है। पूछेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पहले ओ लिखे तब एस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। पूछा है क्वेश्चन है, स्टैंड है ना, हाईलाइट कर लीजिए। ISO का पूरा नाम स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का मुख्यालय पूछेगा जेनेवा में पड़ता है। जेनेवा है स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्थापना 1947 में था, 1947 में स्थापना हुआ था। स्वतंत्रता और गैर सरकारी सदस्य के संगठन है। ISO का ऐसा क्योंकि देश आज़ाद हो रहा था 47 में, उसी समय स्थापना हुआ था ISO का 47 में। स्वतंत्र, इसलिए स्वतंत्र और गैर सरकारी सदस्य के संगठन है ISO। किसका संगठन है? स्वतंत्र और गैर सरकारी सदस्य का संगठन है। स्वतंत्र गैर सरकारी सदस्य का संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन स्वतंत्र और गैर सरकारी सदस्य का भी संगठन है। और अंतर्राष्ट्रीय मानक है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। सबसे बड़ा संगठन अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करने वाला है। इसका उद्देश्य है, इसका यही है उद्देश्य कि राष्ट्रीय मानक जो रहेगा उसको ISO मानक से स्थापित कर देना है। काम है इसका अंतर्राष्ट्रीय मानक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा संगठन है। इसका उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जो भी राष्ट्रीय मानक रहेगा वो राष्ट्रीय मानक रहेगा उसको ISO मानक में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। इसकी मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड पड़ता है। देश आज़ाद हो रहा था 47 में, उस समय स्थापना हुआ। इसलिए स्वतंत्र और गैर सरकारी सदस्य का संगठन है और सबसे बड़ा संगठन भी है अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करने में। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा संगठन है। इसका उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय मानक रहेगा उसको ISO मानक में कन्वर्ट कर देना है। फिर चलते हैं ISONET। ISO तो पढ़ लिए, नेट लगा दिए। ISO तो देख लिए, ISO में भी ISONET देखते हैं। नेट ISONET क्या है? तो ISO का तो पूरा नाम देख लिए, वही ISO सूचना नेटवर्क राष्ट्रीय मानक सूचना केंद्र का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। कैसा विश्वव्यापी नेटवर्क भी है? ISO सूचना नेटवर्क, ISO सूचना नेटवर्क जो है ना, इसका राष्ट्रीय मानक सूचना केंद्र का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। कुछ ISONET क्या है? तो ISONET ISO सूचना नेटवर्क राष्ट्रीय मानक, ISO सूचना नेटवर्क राष्ट्रीय मानक जो है, यही मानक सूचना केंद्र का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है। इंटरनेशनल I से इंटरनेशनल, E से इलेक्ट्रोटेक्निकल, E से इलेक्ट्रोटेक्निकल, C से कमीशन। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन पूरा नाम हो गया। I से इंटरनेशनल, E से इलेक्ट्रोटेक्निकल, C से कमीशन। IEC
सभी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक, जितना विद्युत इलेक्ट्रॉनिक है सभी और संबंधित सभी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तैयारी और प्रकाशन के लिए दुनिया का सबसे अग्रणी संगठन है। पूछेगा आईईसी क्या है? आईईसी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है जो सभी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक और सभी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो भी प्रौद्योगिकी रहेगा, टेक्नोलॉजी रहेगा, टेक्निकल ना है इसलिए विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो भी प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्निकल रहेगा उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तैयारी करवाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तैयारी करवाता है और प्रकाशन करवाता है। इसलिए दुनिया का सबसे अग्रणी संगठन माना जाता है आईईसी। क्यों दुनिया का सबसे अग्रणी संगठन क्यों मानते हैं? क्योंकि यह सभी भी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय मानक का तैयारी करवाता है। विद्युत इलेक्ट्रॉनिक संबंधित इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का तैयारी करवाता है, प्रकाशन करवाता है। इसलिए दुनिया का सबसे अग्रणी संगठन माना जाता है आईईसी। आईईसी में भारत के प्रतिनिधित्व बीआईएस द्वारा होता है। जैसे भारत का कोई भी प्रतिनिधि भाग लेता है तो बीआईएस के द्वारा होता है। पूछेगा आईईसी जानते हैं? हाँ, उसमें भारत के प्रतिनिधित्व भाग लेता था बीआईएस द्वारा भाग लेता है। देखिए मानक एवं फिर रिवाइज मानक वह प्राधिकरण द्वारा मात्रक, वजन, विस्तार, मूल्य, गुणवत्ता, अन्य चीज़ों के मापने के लिए स्थापित होता है, उसे मानक कहते हैं। मानक एग्जाम्पल आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना देश आज़ादी के समय 1947 में आईएसओ का हल था। इसलिए स्वतंत्र गैर सरकारी सदस्य संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा संगठन है आईएसओ अंतर्राष्ट्रीय मानक में। इसका आईएसओ का उद्देश्य है राष्ट्रीय मानक रहेगा उसको आईएसओ मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानक में कन्वर्ट कर देना, आईएसओ में कन्वर्ट कर देना राष्ट्रीय मानक को। आईएसओ नेट क्या है? नेट तो आईएसओ सूचना नेटवर्क राष्ट्रीय मानक सूचना केंद्र का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। आईएसओ सूचना नेटवर्क राष्ट्रीय मानक सूचना नेटवर्क राष्ट्रीय मानक सूचना केंद्र का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। आईएसओ नेटवर्क है। आईएसओ का राष्ट्रीय मानक सूचना केंद्र का विश्वव्यापी नेटवर्क है आईएसओ नेट। आईईसी इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रो कमीशन है। सभी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक जितना विद्युत इलेक्ट्रॉनिक सभी और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तैयारी करवाता है, प्रकाशन करता है। इसलिए दुनिया का सबसे अग्रणी संगठन है। सभी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्रौद्योगिकी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयारी करता है, प्रकाशन करता है। ये दोनों के लिए चाहे विद्युत इलेक्ट्रॉनिक रहे या संबंधित प्रौद्योगिकी रहे, दोनों के लिए तैयारी कराता है, प्रकाशन करता है। इसलिए दुनिया का सबसे अग्रणी संगठन है आईईसी। आईईसी में भारत के प्रतिनिधि किसके द्वारा चुना जाता है? बीआईएस। बीआईएस के पूरा नाम चलिए आगे देखते हैं। बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो के बाद ऑफ लगल है तब इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस का पूरा नाम है। बीआईएस के द्वारा ही आईईएस में प्रतिनिधि भेजा जाता है। अभी देखें बीआईएस का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य राष्ट्रीय मानक को अपना लेना है और प्रमोट करना है। राष्ट्रीय मानक जो रहेगा उसको अपनाना है और प्रमोट करना है, यही काम इसका उद्देश्य है। पहला निर्देशक है बीआईएस का पहला निर्देशक लाल सी बर्मन। कौन सा बर्मन? लाल सी बर्मन।
1992 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, है ना, सर्टिफिकेशन मार्केट स्कैम योजना को संचालित करने की जिम्मेदारी प्रदान की थी। किसको? तो बीआईएस को एक जिम्मेदारी मिला था। किसके लिए? तो 1992 में किसके तहत मिलता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत मिलता है। किस योजना के तहत? तो सर्टिफिकेशन मार्केटिंग स्कीम योजना को संचालित करने की जिम्मेदारी मिला था। बीआईएस का 1992 में क्या मिलता है? बीआईएस को मिला था जिम्मेदारी किस में? 1992 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अधिनियम के तहत मिला था। क्या चीज़ का जिम्मेदारी मिला था? देखो, इसको जिम्मेदारी मिला था ही ना कि सर्टिफिकेशन मार्केटिंग स्कीम रहेगा। वही सर्टिफिकेशन मार्केटिंग योजना को जिम्मेदारी स्कीम योजना को संचालित करना है, और संचालित करने की जिम्मेदारी प्रदान किए थे बीआईएस को। स्थापना बीआईएस का स्थापना 1 अप्रैल 1987 में था। 87 में हल था। 1992 में तो मिल था जिम्मेदारी किसको? तो सर्टिफिकेशन मार्केटिंग स्कीम को संचालन करने की जिम्मेदारी मिल था। कब मिल था? 1992 में। किस एक्ट के तहत? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1987 में था। अधिनियम, है ना, एक अधिनियम बनता है बीआईएस का अधिनियम। इसका नाम क्या है? बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसी के तहत बनल था यह अधिनियम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। पूरा नाम हो गया, एक्रेम एक्ट लगा दीजिए, है ना। ब्यूरो ऑफ इंडियन अधिनियम, इंडियन स्टैंडर्ड जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, इसी में अधिनियम लगा दीजिए। अधिनियम बनल था ब्यूरो ऑफ इंडियन